मेरी तहरीरें गवाह हैं कि मेरे अंदर मेरा गाँव जिंदा है। मैंने सारी ज़िंदगी शहरों में गुजारी है, यानी कि इब्तदाई 11 साल छोड़ के जो बचपन के हैं, उसके अलावा मैंने सारी ज़िंदगी शहरों में गुजारी है, कराची जैसे शहर में और इस्लामाबाद जैसे शहर में। लेकिन मैंने अपने अंदर देहात को ज़िंदा रखा हुआ है। मैं अपनी गुफ्तगू में, खाने पीने, ओढ़ने पहनने में मैं एक देहाती आदमी हूँ और मुझे देहाती होने पे फ़ख्र है। शायद अगर मैं शहरी रंग में रंगा जाता तो मैं इसमों की चीज़ें ना लिख पाता। तो मेरे लिए जो है ना, मेरा देहात जो है वो बहुत अहम है। ये मेरा दूसरा नावल है, इसका मैं कुछ थोड़ा सा जो बिल्कुल मुख्तसर सा ज़ाहिर है कि इसका सियाक़ो सबाक़ तो चूँकि नावल आप लोगों ने तो जो आप लोगों के पास अफसाने थे, मैंने 1-2 अफसाने लिखे हैं, लेकिन ढूंढने की कोशिश की है, कहीं छपे थे किसी दौर में, लेकिन वो कोई भी नहीं मिला। तो नाचार जो है वो यही इसी का कोई हिस्सा में वही शुरू से पहला वाला जो हिस्सा है वो सुना देता हूँ। ये इसका नावल का नाम है जंदर। तो एक आदमी है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और कहानी बयान कर रहा है, यादें ताज़ा कर रहा है, जो एक जंदर में जो लेटा हुआ है और उसका बेटा शेटा बीवी छोड़ के उसको चले गए शहर में। तो वो, लेकिन वो उसकी एक ज़रूरत है जंदर के साथ, उसे जो चक्की है, जो उसकी जो 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 पार्ट उसके घूमते हैं, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती है, उसका मसला है। वो उसकी रगों में दौड़ती है, वो उसको शहर में लेके भी जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उसको नींद नहीं आती। तो फिर वो वापस आ गए, फिर बच्चे छोड़ जाते हैं। तो उसकी एक जो है ना वो उसका है। तो मैं ये आखिर में जो है ना, जब आखिरी वक्त है उसका, वहाँ से कहानी उसी साल शुरू होती है। मुझे यकीन है कि जब पो फटेगी और रोशनी की किरणें दरवाज़े की दर्जों से अंदर झांकेंगी तो पानी सर से गुजर चुका होगा और मेरी सांसों का ज़ीरो बम जो इस वक्त जंदर की कूक और नदी के शोर से मिलकर एक कर्ब में समा बांध रहा है, कायनात की अथाह गहराइयों में गुम हो चुका होगा और पीछे सिर्फ बहते पानी का शोर और जंदर की उदास कूक ही रह जाएगी, जो उस वक्त तक सुनाई देती रहेगी जब तक जंदर के पिछवाड़े मौजूद मादूम होते रास्ते पर से गुजरते हुए किसी शख्स को अचानक मेरा ख्याल ना आ जाए और वो यूं ही बग़ैर किसी पेशगी मंसूबे के महज मेरा अता पता करने जंदर के सेन को उस उजाड़ रास्ते से मिलाने वाले 7 कदमी जीनों पर से उतरता हुआ जंदर के दरवाजे तक ना आ जाए। ये दरवाज़ा जिसे मैं रात को सोने से पहले हमेशा अंदर से कुंडी लगा दिया करता था, आज इसे बंद करते हुए मैंने एहतियातन कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है और मेरे बाद इसे किसी मानूस या अनजानी दस्तक पर अंदर से खोलने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बाद यहाँ आने वाला पहला शख्स कौन होगा? मेरे बाद यहाँ आने वाला पहला शख्स कौन होगा? ये सवाल मेरे ज़हन में पहली बार आज से 45 दिन पहले उस वक्त उभरा था जब मैंने अपनी और जंदर दोनों की ज़िंदगी की आखिरी चूंग पीस कर घूमते पार्ट के साथ लगी लकड़ी की कील खींची। वो कील खींची थी जिसके खींचने से जंदर का ऊपर वाला पार्ट अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठकर मामूल से दुगनी रफ्तार से घूमना शुरू कर देता है और उसकी सरीली गूंज यकदम एक उदास कूक में बदल जाती है। अगरचे पिछले 4-5 माह से जंदर पर आने वाली चुंगें बदतरीज कम होती चली गई थी और इस दौरान में कुछ तो ऐसे दिन भी आए कि सारा दिन कोई चुंग नहीं आई और जंदर का ऊपर वाला पार्ट अपनी मामूल से दुगनी रफ्तार में घूमता, अपने पार्ट घिसाता और मेरे वजूद में लगी कर्ब की धीमक को मज़ीद रिस्क फराहम करता रहता। लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर के सन्नाटे से एक ऐसी आवाज़ जिसे मैं कानों से नहीं दिल के वसीले से सुनता था मुसलसल आती रहती थी कि चूंगा का ये तातल आर्जी है। अब इसे इत्फाक के ये या मेरी पेश बीनी की सलाहियत कि मैं जैसा सोचता वैसा ही होता। 1-2 दिन बाद एक मरतबा फिर कोई ना कोई चुंग आ जाती और मैं उसे जंदर के खारे में अंडेल कर जूं ही लकड़ी की कील नीचे गिराता, जंदर की उदास कूक सुरीली गूंज में तब्दील हो जाती और मेरे मुज़महिल बदन में सैरों खून दौड़ जाता। अभी मैं इसे पीस ही रहा होता कि कोई ना कोई
और चूंक भी आ जाती और एक मरतबा फिर ये सिलसिला बहाल हो जाता। लेकिन 45 दिन पहले की जिस उदास शाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस दिन आखिरी चूंक पीस कर पिसा हुआ आटा समेट कर बोरी में डालने के लिए मैंने बोरी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी और जंदर दोनों की ज़िंदगी की आखिरी चूंक पीस को। फिर यूं ही मैंने लकड़ी की कील खींची, जंदर की सुरीली गूंज उदास कूक में तब्दील हुई। मुझे इस बात का भी यकीन हो गया कि मौत, जिसे मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे वजूद में रख दिया गया था और जो कुछ रोज़ पहले तक मुझे बहुत दूर से आने वाली आवाज़ों जैसी लगती थी, अनकरीब मेरा काम तमाम करने वाली है। मौत, जिसे मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे वजूद में रख दिया गया था और जो कुछ रोज़ पहले तक मुझे बहुत दूर से आने वाली आवाज़ों जैसी लगती, अनकरीब मेरा काम तमाम करने वाली है। तब ये ख्याल कि मेरे बाद यहाँ आने वाला पहला शख्स कौन होगा, बिजली के एक कोंदे की तरह मेरे दिमाग में लपका था और अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने कई चेहरों के खदोखाल आपस में यूं गड़मड़ हुए थे कि मैं किसी भी चेहरे को अपने दिमाग में तस्वीर नहीं कर पाया था। अगर मैं अपने गुज़श्ता तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए फ़हम आमा का सहारा लेता तो मेरे पास ऐसा सोचने की कोई माकूल वजह नहीं थी। लेकिन उस रोज़ जब मेरे अंदर के सन्नाटे को किसी आवाज़ ने नहीं पाटा तो मैं समझ गया कि मैं अपनी और जंदर दोनों की ज़िंदगी की आखिरी चूंक पीस चुका हूँ। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार ये राज मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि ज़हन में आने वाले किसी ख्याल को ना तो रोका जा सकता है और ना ही बदला। अलबत्ता इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि आया मेरी सोच ने चूंगे लेकर आने वालों के रुख तब्दील कर दिए थे या उनके तब्दील शुदा रुखों को मेरी पेश बीनी की सलाहियत ने पहले ही माप लिया था। मैंने अपने बचपन में बुज़ुर्गों से सुना था और अब गुज़श्ता 45 दिनों से हर लम्हे ख़ुद भी इस तजर्बे से गुज़र रहा हूँ कि जब आदमी मरने के करीब होता है तो उसके वो खुफ्ता आवास जिन्हें उसने सारी ज़िंदगी काम में नहीं लाया होता, मौत की आड़ से जाग उठते हैं और उसे अपनी मौत के हवाले से पेश आमदा हालात की पहले ही खबर हो जाती है। लेकिन अपनी मौत के बाद रुनुमा आने वाले वाक़यात के बारे में वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है। यही वजह है कि गुज़श्ता 45 दिनों में जब से मैं अपनी माँ और मौत दोनों का हाथ अपने शानों पर महसूस कर रहा हूँ, जब से मैं अपनी माँ और मौत दोनों का हाथ अपने शानों पर महसूस कर रहा हूँ, मैंने अपनी मौत के बारे में उतना नहीं सोचा जितना कि उस आदमी के बारे में जो मेरे बाद यहाँ इस वीरान जंदर पर आने वाला पहला शख्स होगा। वो कौन होगा? इतने दिनों की सोच विचार के बाद भी मैं इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कह सकता। हाँ, ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो मेरा बेटा रहील नहीं होगा कि गुज़श्ता कायदे के मुताबिक अब उसकी वापसी जून में होना थी, यानी तकरीबन 3.5 माह बाद। अभी 2-4 माह पहले दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ गांव आया था तो कुछ देर के लिए मेरे यहाँ भी चला आया था और यहाँ इसी खाई किनारे जहाँ मैं अभी लेटा हुआ हूँ, धीरे धीरे मौत की खाई में उतर रहा हूँ। खाई में लेटा धीरे धीरे लेटा हुआ धीरे धीरे मौत की खाई में उतर रहा हूँ। यूँ सर झुकाए बैठा रहा था जैसे उसे जंदरोई के बेटा होने पर शर्मिंदगी हो। जब वो जाने लगा तो उसने इस बेरवायत मेरी जेब में कुछ रुपए ठोंस दिए थे, ये जानते हुए भी कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जंदर की दहलीज पार करते हुए हमेशा की तरह उसने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा था कि अगर मैं उसके साथ शहर चलना चाहूँ तो उसे खुशी होगी। काश वो जान सकता कि मेरी खुशी यहीं रहने में है। उसके बेटे के साथ उसकी है ना तो वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मैं आगे 2-4-6 सफ़े छोड़ के इसलिए ये भी मुमकिन है कि इसलिए ये भी मुमकिनात में से है कि मतलूबा शख्स अगले 20 बल्कि 25 दिनों में भी यहाँ से ना गुजरे। ऐसी सूरत में मेरी लाश यकीनन कल सड़ चुकी होगी।
और कीड़े मकोड़े और चूंटियाँ जिनका रिस्क की तलाश में यहाँ आने जाना वैसे भी लगा रहता है। मेरी हड्डियों पर मौजूद मांस जो गुज़श्ता 45 दिनों में खाली घूमते जंतर की कूक की शिद्दत ने उनकी आसानी के लिए मेरी हड्डियों से अलग कर दिया है, अपना रिस्क बना चुकी होगी। मैं अगरचे इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मगर ज़्यादा इम्कान इस बात का आया कि वो इस काम का आगाज़ मेरे चेहरे से करेंगी, चूंटियाँ या वो जो कीड़े मकोड़े करेंगी। सर्दी की वजह से मरते हुए भी मेरा बाकी जिस्म इसी तरह रज़ाई में लिपटा होगा, और ये नकात जिसका आगाज़ तो कई दिन पहले ही हो चुका था, मगर गुज़श्ता शाम से उसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है। मुझे इस काबिल नहीं छोड़ेगी कि आखिरी वक्त में मैं टांगों या जिस्म के किसी दूसरे से पर से रज़ाई खिसका सकूँ। ज़्यादा करीने का क्या बात तो यह है कि वो मुझे नोच कर ले जाने का आगाज़ मेरी आँखों के सफ़ेद हिस्से से करेंगी, जो उस वक्त तक मज़ीद सफ़ेद हो चुका होगा। पहले मरहले में आने वाली चूंटियों की टोली रज़ाई में लिपटे मेरे धड़ पर से सफ़र करती हुई जब जर्द हो चुके मेरे चेहरे तक पहुँचेगी तो उसे मेरी सफ़ेद आँखें आटे के मानने लगेंगी। टोली में मौजूद चूंटियाँ पहले तो अपने अपने छः पैरों में से दो दरमियाने पैरों को मजबूती से जमाकर खड़ी हो जाएंगी, फिर अगले दो पैरों को हरकत में लाकर मेरी आँखों का मांस खोदने और पिछले दो पैरों के ज़रिए उसे एक तरफ हटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन थोड़ी देर की मेहनत मशक्क़त के बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें खोदने की कोशिश बेकार है। फिर वो अपने पैरों के बजाय अपने सर पर लगी ज़िंदा कैंची को अमल में लाकर कुतरना शुरू कर देंगी। इस दौरान में वो एक नामालूम मवासलाती राब्ते के ज़रिए ज़ेर ज़मीन अपने तारीक घरों में मौजूद बाकी साथियों को भी फ़ौरन आगाह कर देंगी, और इत्तला पाते ही वहाँ मौजूद बेशुमार चूंटियाँ घरों के बरामदों में बेहिस्सो हरकत लटकी अपनी अपनी टोकरियों की तरफ दौड़ पड़ेंगी, और उस वक्त तक अपनी नुकीली मूँछों के ज़रिए इन्हें बार बार छूती रहेंगी जब तक वो ज़िंदा होकर हरकत ना करने लगें। जो ही टोकरियाँ हरकत करेंगी उनके जबड़े खुल जाएंगे और उनके लबों पर से रस के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे। हर चूंटी अपनी अपनी टोकरी का रस चाटते ही ताज़ा दम होकर मजदूरी करने मेरी तरफ चल पड़ेगी, और उनका यहाँ आना जाना उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक मेरे चेहरे पर मांस का एक रेशा भी बाकी है। सांप, छिपकलियाँ, लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इस सिलसिले में उनका हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन इनमें से बेशतर ऐसे होंगे जिन्हें मेरे बासी गोश्त से ज़्यादा उन जिंदा चूंटियों से दिलचस्पी होगी। हाँ, जब कोई कीड़ा मकोड़ा किसी अजनबी जिन्स के कीड़े मकोड़े के जात दबोचेगा तो चूंटियों के हाथ भी कुछ ताज़ा गोश्त लग ही जाएगा, और वो मेरे जिस्म को छोड़कर उसकी लाश पर पिल पड़ेंगी। इनमें से कुछ चूंटियाँ मेरे खुले हुए मुँह के रास्ते पेट की तरफ और कुछ नथनों के ज़रिए दिमाग की तरफ सफ़र करेंगी, और मेरे दिमाग के पेचीदा ताने बाने को जिन्हें बाबा जमालदीन की सुनाई हुई लोक दास्तानों और किताबों में पढ़ी हुई कहानियों ने और भी पेचीदा बना दिया है, यूँ उधेड़ कर रख देंगी जैसे हाथों से बुनी स्वेटर को एक धागा खींचकर आसानी से उधेड़ लिया जाता है। मेरी यादाश्त को महफूज रख, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो किरदार है क्योंकि वो उधर से हो गया तो इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसने किताबें बहुत पढ़ी हुई है, पढ़ा लिखा है बहुत ही। मेरी यादाश्त को महफूज रखने वाले खलिए तो यकीनन उनका रिस्क बन ही जाएंगे, लेकिन मैं उन हज़ारों किरदारों के अंजाम के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिन्होंने कहानियों से निकल कर मेरी यादाश्त में पनाह ली थी। मेरी यादाश्त को महफूज रखने वाले खलिए तो यकीनन उनका रिस्क बन ही जाएंगे, लेकिन मैं उन हज़ारों किरदारों के अंजाम के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिन्होंने कहानियों से निकलकर मेरी यादाश्त में पनाह ली थी, और ना उन ख्वाबों के बारे में और ना उन ख्वाबों के बारे में जिन्हें इस कायनात में सिर्फ मैंने देखा। बहुत शुक्रिया जी, बस मैं ऐसे ही आप लोगों को उदास कर दिया। मैंने कोई हल्की फुल्की एक तहरीर नहीं वो मुझसे नहीं, असल में मैं जो है ना मैं नहीं वो उस तरह नहीं पढ़ सकता। मैं आपको जो है ना ऐसे ही एक हल्की सी एक तहरीर जो है मैं किसी दौर में वो ये इंडिपेंडेंट में लिखता रहा हूँ, वो कालम से वो कोई छोटी सी सुना देता हूँ। ये जो है ना ऐसे ही ये मेरे लिए मसला है। ये सर एक इंडिपेंडेंट में छपा हुआ है, एक कालम में उन दिनों लिखता था,
तो वो जिन दिनों ये थोड़ा सा बस मंजर बस एक मिनट का सुन लें तो ताकि पूरा वो तलाश में आपको समझ। ये एक जब नवाज शरीफ साहब उसमें थे, क्या उसको कहते हैं, जेल में, तो फिर यकदम उन्हें वहाँ से निकाल के बाहर भेज दिया गया, क्या नाम है, बाहर भिजवा दिया गया या जो भी हुआ जो सिलसिला। तो वो वहाँ पे जाके एक ख़त लिखते हैं आवाम के नाम, और वो गालिब की ज़ुबान में है। तो गालिब के खतूत चूँकि हमारे यहाँ मशहूर थे, तो वो तमाम मैंने कोशिश किया कि वो जो गालिब का असलूब है, वो जो 18वीं सदी 19वीं सदी का, उसको उसमें लिखा जाए। ये ख़त है नवाज शरीफ का आवाम के नाम। मैं गरीब व शरीफ 40 बरस से सियासत करने और कौम को इस्लाह देने पर मुतल्लिक हुआ हूँ। खा इसको खिदमत समझो, खाई सियासत जानो, इस फितना व अशोब में किसी मसलियत में मैंने दखल नहीं दिया, सिर्फ कौम की खिदमत बजा लाता रहा, सिले और तमन्ना की सताइश के बगैर। इमरान नामी एक शख्स के साथ नाम के खान लिखता है। इमरान नामी एक शख्स के साथ नाम के खान लिखता है, उर्फियत उसकी न्याजी है और जिस पर मेरे बहुत से एहसानात हैं। हाकम शहर हुआ तो उसने मेरे एहसानों का बदला यूँ चुकाया कि बहुत से लोगों को मेरी मुखबरी पर मामूर कर दिया। चूँकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मुखबरों के बयानात से बहुत सी बातें पाई गईं, लिहाजा तलबी हुई। जहाँ बड़े बड़े जागीरदार मिसल आसफ़ अली जरदारी बुलाए हुए या पकड़े हुए आए, मेरी यानी एक सनतकार की क्या हकीकत थी, गरज मेरी भी रूपकारी हुई। नैब में जहाँ मेरी पेशी थी, कई सार्जन मेरी जान पहचान के थे कि बेशतर को मैंने ही मुलाजिम रखवाया था, लेकिन सब ने मुझको देखते ही शहबाज की तरह आंखें दूर फिजा में गाड़ ली। शहबाज उन दिनों चूँकि दूसरी तरफ थे शहबाज शरीफ, शहबाज की तरह आंखें दूर फिजा में गाड़ ली। अज़ां बाद उनमें से एक ने कि शक्ल जिसकी मामूले से मिलती जुलती थी, लड़ा दे मामूले को शहबाज, मामूले से मिलती जुलती थी, और जो रियासत भोपाल की नवाब मामूला बेगम की तरह अमूर सल्तनत में खासा रसूख रखता था, मुझसे साहब सलामत के बाद पूछा कि तुम अब भी समझते हो कि तुम हुक्मरान हो? मैंने कहा आधा। उसने कहा बट साहब आधा हुक्मरान कैसा? मैंने कहा आवाम अब भी मुझे चाहते हैं, लेकिन खलाई मखलूक नहीं चाहती। खलाई मखलूक के नाम पर उसने माथे पर बल डाले और हजूर जज में मेरी शिकायत की। जज ने सुनते ही एक फरंगी तर्ज का मुरस्सा कलम जो मोर के पंख का नहीं था, कागज़ पर घसीटा और मेरे जेल जाने का परवाना जारी कर दिया। जेल में बहुत तनाई थी और पाबंदी इस पर मुस्तज़ाद। सवार होना और कहीं जाना तो बड़ी बात, मुझे तो ठंडी मशीन तक नहीं दी गई जो मेरा इस्तकाक थी। राज ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में था ही कौन जो आता जाता। बेशतर अहबाब मिसल साद रफ़ीक पकड़े गए, बाकी मिसल शहबाज शरीफ जो बारगाह खलाई मखलूक में रसूख रखते थे, यूँ आंखें फेर लीं जूँ हाकम शहर ने इंसाफ से। बेवफाई कैसी भी हो दिल बुरा करती है, लेकिन शहबाज के मेरा बरादर खुर्द है, उसकी बेवफाई ने मुझ नईफ पर वो सितम डाए कि ये बात अपने अकीदे में शामिल होगी कि सकबाश बरादर कलामबाश। खैर एक दुख्तर नेक अख्तर थी मरियम नाम की, जिसे जालिमों ने मेरे साथ ही बंद कर रखा था। मेरे चाहने वालों के घर चिराग बेचिराग पड़े थे। जेल में कुछ ही दिन गुजरे थे कि आक़िम शहर को फसाद का खौफ लाक हुआ और उसने चाहा कि मैं किसी और करिए चला जाऊं, पर मैं अपनी हट पर अड़े रहा। अज़ां बाद जब अब से बेजा के बाइस मेरी सेहत बिगड़ी तो कारज़ारे सियासत में गदर मच गया। गदर के इन दिनों में सब ने बहुत चाहा कि मैं जेल से निकल जाऊं ताकि दोबारा पकड़ा जाऊं, लेकिन मैं ना जेल से निकला, ना पकड़ा गया, ना मेरी दोबारा रूपकारी हुई। जेल की जिस फरंगी तर्ज की बारक में मुझे रखा गया था वहीं बदस्तूर बैठा रहा। मेरे 2 लड़के के वलायत में थे, उन्होंने वहीं से बरकी पैगामात भेजने शुरू कर दिए कि और नहीं तो कम से कम ख़ानदानी हकीम के यहाँ ही चले चलूँ। वलेक मैं तब तक न माना जब तक मेरी दुख्तर नेक अख्तर ने मुझे आमादा न कर लिया। उसकी आमादगी में मेरा परवाना रिहाई जारी हुआ और वो मुझे मेरे ख़ानदानी मुआलिज के पास ले गई, जिसका मतलब
रायवेंड के उसी मोहल्ले में था जहाँ मेरा घर है। महालज ने मेरी दुखती नब्ज़ टटोली और अदवायात तजवीज़ की, साथ ही आराम का मशवरा दिया और ताकीद की कि आराम के लिए जेल की हवा मुनासिब नहीं, सो घर पर आराम करें। नाचार कुछ दिन मुझे घर पर ही रहना पड़ा। एक दिन मैं अपने घर में गाँव तकिए लगाए बैठा था कि नागहा 8-7 दरोगे पैगाम लेकर आए कि आपका इलाज करिए फ़रंग में ही मुमकिन है, और यह कि आकम वक्त की भी ख्वाहिश है कि आप बगरज़ इलाज वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। पहले तो मैं ना माना, वाले जब उन्होंने इसरार किया तो उनका हुक्म मानते ही बनी। अब यहाँ करिए या फ़रंग में, जहाँ मेरे दोनों लड़के भी मौजूद हैं, मैं दुनियादारी के लिबास में फ़कीरी कर रहा हूँ, लेकिन फ़कीर आज़ाद हूँ, न शय्याद न क़य्याद। 70 बरस की उम्र है, बेमुबालगा कहता हूँ कि वफ़ा में शाहिद खान अब्बासी, जफ़ा में शहबाज शरीफ और अना में चौधरी निसार की मिसाल लाना हमरे माल है। ये 3 लोग 3 फ़न में पेशवा हैं। वफ़ा में कमाल ये है कि बंदा शाहिद खान अब्बासी को छू जाए, जफ़ा की इंतहा यह है कि आदमी शहबाज शरीफ बन जाए, अना की नमूद यह है कि चौधरी निसार की हमतरी नसीब हो। बेई बट बच्चे भी गज़ब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी बट बच्चा हूँ, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी के नाम जिसका दौलत बीबी है को मैंने भी मार रखा है, और उसी के सारे आलम में रंगो बू की सैर कर रहा हूँ। माना कि मेरे बहुत से हमदम व गमगसार पकड़े गए, लेकिन किसी के पकड़े जाने का गम वो करे जो आप ना पकड़ा जाए। कैसी अशफशानी, कहाँ की मरसिया खानी। मैं जब बेश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़रत हो गई और एक कसर मिला, तो मैं कि जिसकी सारी उम्र कसर शाही में गुजरी, बेश्त के एक आम कसर में कैसे गुजारा करेगा। इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुँह को आता है, सो जिए जाता हूँ। मुनहसर हो जिसकी जीने पर उम्मीद, पुरुमीदी उसकी देखा चाहिए। इस पुरुमीदी का बायस भी है वो ये कि खान से क्या अजब है कि किसी दिन मेरी बाबत भी यू टर्न ले ले और मुझको खाना खुदा के तवाफ़ की रुख्सत दे कि ये गुनाहगार वहाँ जावे, और अगर ज़िस्त है तो वहाँ जाकर अपने 70 बरस के गुनाह बख्शवा कर फिर आवे और सीधा कसरे शहनशाही सुधारे। बंदा नईफ नवाज शरीफ।